ओके, somebody can please check ऑनलाइन दिख रहा है क्या यूट्यूब पे? Is it live? Perfect. Okay. अच्छा, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है इस जगह पे खड़े रह करके। दिस इज CACS विजय सारडा। और आपको बता दूं, ऑलरेडी मतलब दर्शन सर और मेरे केस में एक चीज कॉमन है, हम तीनों भी अब तीनों लेवल पे पढ़ाते हैं। स्टार्टेड विद फाइनल के अंदर में मैं डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स लेता हूं, इंटर के अंदर में डायरेक्ट टैक्सेस लेता हूं, और फाउंडेशन के अंदर में इकोनॉमिक्स एंड BCK इज अ थिंग जो मैं लेने वाला हूं। ठीक है, बाकी तो आपको मेरे बारे में लेक्चर में बहुत कुछ पता चल जाएगा और मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। एक चीज की मैं बस आपको गारंटी दे सकता हूं। पूछो क्या? पूछो क्या? ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर होगा। क्या बोला मैं? आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर होगा। और ये लेक्चर के दौरान मैं आपसे 3-4 बात पूछूंगा, तब आपने बताना क्या ये सही था या नहीं था। ठीक है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हुई, कंपनी सेक्रेटरी भी किया है, IAS का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी दिया था, खैर आगे नहीं बढ़ा। बीकॉम बनता है मेरा। ठीक है, 11th-12th भी किया है मैंने। और बस इन सारी डिग्रियों के बाद सबसे बड़ी खूबी मेरी ये है कि जो बीवी बोलती है मैं सुन लेता हूं। आप समझ रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी डिग्री है जीवन में। हाँ, तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्यों आए हो इस कोर्स में? ऐसा कैसी बातें कर रहा हूं मतलब आप जीवन में? पहले दिन कौन ऐसी बातें करता है? मतलब आपने पूछना चाहिए कैसा लग रहा है इस कोर्स में आके। आप पूछ रहे हो कौन है, क्यों आए हो इस कोर्स में? मैं एकदम सही सवाल पूछ रहा हूं। यह सही सवाल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ना मालिक, जब तक कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है ना कि मैं यहां क्यों हूं, जब तक कि क्यों क्लियर नहीं है ना, तब तक कि हाउ क्लियर नहीं हो सकता। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? जब तक कि यार मालिक क्यों ही क्लियर नहीं है कि यार मेरे को करना क्यों है। अरे भाई, कोई भी चीज को करने से पहले एक बेसिक चीज तो होती है ना, यार मेरे को करना क्यों है, जीवन में आखिर इतनी तकलीफ मेरे को चाहिए क्यों कर रहा हूं मैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो भाई मेरे भाई, केशव है जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, सर बोलता है भाई देखो सर, चाहिए पैसा और चाहिए अपने को इज्जत। पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए, इसके लिए चाहिए। भाई दोनों भी एक और काम से भी आ सकते हैं। नहीं, इज्जत तो नहीं, पर हाँ पैसा तो कंफर्म आ सकता है। तो इज्जत तो यार दूसरा काम करके भी मिल सकती है। मतलब आपको क्या लगता है, बीकॉम किया तो इज्जत नहीं मिलने वाली? मिलेगी ना, वो भी करके थोड़ी सी मिलेगी। अच्छा, यहां पे बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लोग तो ऐसे परोसेंगे, लो 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 सर, लो थोड़ी सी इज्जत ले लो। और क्या हो सकता है सर CA बनने के लिए? अच्छा, CA बनना क्यों है? छोड़ो, और बेसिक में जाते हैं, और डीप में जाते हैं जीवन में। करता क्या है CA? सर वो सब तो पता नहीं, जिसने भी सुना है ना, बस ये बता बहुत पैसा छापता है। अपने को चाहिए पैसा, बस अपने को चाहिए पैसा, पहले अपने को चाहिए पैसा। वो ये बात कंफर्म है कि बहुत पैसा चलता है, फुल इज्जत। ठीक है, ऐसा किसी को भी बोले CA, वो ऐसा नीचे से ऊपर तक देखता, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। अरे CA है, अच्छा CS भी कर लिया। हाँ, तो एक चीज, करते क्या है हम, क्या करते हैं हम? सुबह से किसी भी लेक्चर में डिस्कस हुआ है क्या करते हैं हम? नहीं हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं क्या करते हैं हम। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से एक बात समझिए, आप सब बिलोंग करते हैं कॉमर्स से। कोई साइंस वाला जो इधर आया है? हम सब कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स स्टूडेंट नवाब होता है। कॉमर्स स्टूडेंट क्या होता है बेटा? नवाब। पूछो कैसे? हाँ, आप मेरे से सवाल पूछते रहो, मैं अपनी सगी बीवी को छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूं। हाँ नहीं, मैं अपन क्लियर है भाई, अपन अपनी सगी वाली बीवी को छोड़ के तुम्हारे लिए इधर आए। तुमने अगर मेरे से सवाल जवाब नहीं किए, बता रहा हूं फिर मैं, बहुत गलती है। पूछो क्यों? हाँ, कॉमर्स स्टूडेंट नवाब होता है क्योंकि पैसे जेब में 1 रुपए नहीं होते, पर लाइफ की पहली एंट्री पास करेगा कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीस।
₹1 नहीं थे तुम्हारे पास, फिर भी तुमने पहली जर्नल एंट्री क्या पास करी इस कोर्स में आकर के? कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1,00,000। यानी तुम्हारी जिंदगी में चालू हुआ कि भैया अपन नवाबी तो है ही। वैसे सीए करता क्या है भाई? सीए ऑलमोस्ट एवरी काम कर सकता है, ऑलमोस्ट वो हर काम कर सकता है। सर हर काम मतलब क्या वो बिजनेस कर सकता है? डेफिनेटली यस। चलिए बताता हूं आपको कौन। कुमार मंगलम बिरला साहब, नाम सुना है? बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला साहब कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो हम नहीं करेगा तो कौन करेंगे? साइंस वालों को समझेगा। हम नहीं करेंगे तो साइंस वालों को समझेगा कंपनी का प्रॉफिट कितना आता है, क्या आता है। देखिए मैं साइंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट लॉजिकली ये हमारा फोर्टे वे, समझ रहे हो? ये हमारा फोर्टे है। तो हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक आधी व्यक्ति बताओ जिसने शेयर ट्रेडिंग करके बहुत कुछ उखाड़ा है। सीए राकेश झुंझुनवाला, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर एक्टिंग भी कर सकते हैं हम, एक्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप सभी का अपन सबने देखा होगा ना वो अपना बचपन का सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें पोपटलाल देख रहे हो? यस। सिद्धार्थ चतुर्वेदी आपने देखा है, वो गली बॉय वाला, वो भी सीए स्टूडेंट था। सो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी सर और क्या कर सकते हैं हम? जो हमारा ओरिजिनल रियल काम है, ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिट करना। ऑडिट मतलब ये एग्जामाइन करना कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो लॉफुली हो रहे हैं या नहीं। वो कैसे हो रहे हैं? लॉफुली हो रहे हैं या नहीं। एक्ट कहता है ये करना है, काम वैसा ही हुआ है या नहीं, ऑडिट। दूसरा है टैक्सेशन। टैक्सेशन जहां लोगों की समझ रहे हो ना मेरी बात? जहां लोगों की सबसे ज्यादा बैंड बचती है वही हमारा सबसे बड़ा काम है, टैक्सेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो लोगों की टैक्स प्लानिंग करना। चोरी, प्लानिंग, चोरी नहीं, प्लानिंग। क्या हम कभी देश का टैक्स चुराएंगे? नहीं। क्या हम क्लाइंट से पूरा टैक्स भरवाएंगे? नहीं। क्या हम रियल प्रॉफिट दिखाएंगे? हां। तो ये सारी चीजें होती है। सो एक और चीज होती है, हम लोग टैक्सेशन में होते हैं, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सर्विस देते हैं। इसके अलावा हम मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। मैनेजमेंट सर्विस का मतलब होता है बिजनेस के किसी भी प्रकार के डिसीजन लेना। बिजनेस के किसी भी प्रकार के क्या लेना बेटा? डिसीजंस लेना कि भैया बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमें वर्क करना है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर वर्क। और इसके अलावा बाकी हम मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा काम, कुछ नहीं करने की इच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस। यानी एक बात तो पक्की है कि स्कोप लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। तो पहला बात तो क्लियर है कि भैया इन सब चीजों के लिए करना है। क्या मिलता है इस सब चीजों से? आखिर इस डिग्री से मिल क्या जाएगा? भाई मन में सवाल उठना चाहिए कि आज मैं मेरे लाइफ के इतने प्रीशियस जवानी के मूवमेंट, किसके मूवमेंट? जवानी के मूवमेंट एक जगह बैठ के बिता रहा हूं कि आखिर मेरे को करना क्या है, क्यों करना है, क्या मिलेगा इससे? सर सबसे पहली चीज तो मिलती है आपको इज्जत। ये बात बिल्कुल सही है। आपको क्या मिलती है बेटा? इज्जत। बिकॉज जब आप कहते हो ना कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, या मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, या सीए में हूं, एज द केस में भी, ये हम प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं इनको सीधे शब्दों में। तो जब आप कहते हो कि यार मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात, पीपल दे सी यू एट अ डिफरेंट प्लेस। वो कुछ उम्मीद रखते हैं आपसे कि आपके पास भरपूर नॉलेज होगा। और नॉलेज किसी एक दो सब्जेक्ट का नहीं मालिक, नॉलेज कपल ऑफ सब्जेक्ट्स का, मल्टीपल स्ट्रीम का नॉलेज होगा आपके पास। दूसरा, पैसा, जिसके लिए हम सब यहां पे बैठे हैं। देखो अल्टीमेटली, राइट, जिसके लिए हम सब यहां पे बैठे हैं। कंपनीज पे ह्यूज टू अस, इनफैक्ट बहुत हेफ्टी पेमेंट्स होते हैं। आखिर ये पेमेंट्स दिए क्यों जा रहे हैं? हमारे पास ऐसा कुछ खास है? खास है बिजनेस एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं वो हमें खास बनाती है। अब आप पूछेंगे सर एक आधी एग्जांपल दो कि ऐसा क्या नया डिसीजन ले लिया कि पैरामीटर ही चेंज हो गया। पूछो भाई, बताओ, एक आधी एग्जांपल पूछो। हाँ चलिए कुछ एग्जांपल बताता हूं आपसे। बचपन में हमने वो चॉकलेट खाई है, किटकैट, वो जो चॉकलेट बीच से तोड़नी पड़ती है, उसका और कोई तरीका नहीं होता, लाल वाले पैकेट में आती है बचपन से वो वाली चॉकलेट, अभी भी है। खैर मैं आपसे कहूं वो चॉकलेट ने बिस्किट है तो
नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता बचपन से। सर मतलब अचानक से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि वो चॉकलेट है ही नहीं, वो वो वेफर्स है, दैट वेफर चॉकलेट, तो पता है ये एक डिसीजन मेकिंग हमारे यहां से बाहर निकली है, जिससे कंपनी ने ना सिर्फ हजारों का करोड़ों का टैक्स बचाया। कैसे? उसे चॉकलेट अगर डिक्लेयर कर देते तो उसके ऊपर जो एक्साइज का रेट था वो हैवी था। यही अगर उसको वेफर बिस्किट बता देते तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट थे वो कम थे। इसी के लिए उन्होंने कहा ये तो भैया वेफर बिस्किट है, जस्ट विद अ चॉकलेट फ्लेवर, जस्ट विद अ चॉकलेट फ्लेवर। हमारा एक डिसीजन, हमारा एक एडवाइस कंपनी का करोड़ों रुपए बचाता है। जब कंपनी के करोड़ों बचते हैं, मालिक हमको लाख तो देगा ना? अरे हाँ या हाँ? हाँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। हु इज सचिन तेंदुलकर? क्रिकेटर? पक्का? सोच के बोल लो एक और बार। हु इज सचिन तेंदुलकर? एमआरएफ? अरे एमआरएफ तो टायर है। एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, बट मोटे मोटे तौर पे वी ऑल नो सचिन तेंदुलकर सर एज क्रिकेटर। अगर मैं आपसे कहूं सचिन तेंदुलकर सर इज एक्टर, देन कुछ भी नहीं बनाने का सर। जी हां, आप गूगल ओपन कीजिएगा सर, गूगल ओपन करके सिर्फ सर्च कीजिए सचिन तेंदुलकर अंडर इनकम टैक्स, आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आवाज उड़ जाएगी। सचिन तेंदुलकर सर एज एक्टर। पूछो कैसे? अरे पूछो ना कैसे? जब टैक्स की बारी आई, सचिन तेंदुलकर वॉज एन इंटरनेशनल प्लेयर। अब इसके केस में जब टैक्स की बारी आई तो देखा गया इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर उन्हें बताया जाता या एथलीट उन्हें बताया जाता तो इसके ऊपर हैवी टैक्सेस थे। यही अगर उन्हें एक्टर बताया जाता तो इनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो कम हुए। तो बात उन दिनों की है जब मैटर गया असेसिंग ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। मेरी बात समझना कि कैसे हमारा एक एडवाइस बिजनेस डिसीजंस को पूरा बदल देता। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त। जैसी बैंक पहुंचे डिपार्टमेंट, क्रिकेटर एक्टर कैसे हुआ? मेरे से देखिए, क्रिकेट तो हॉबी है। अगर आप देखो मैच से ज्यादा तो हमारे ब्रांड एम्बेसडिंग है, मैच से ज्यादा तो हमारे ब्रांड एम्बेसडिंग है। एक्टिंग इज द मेन प्रोफेशन, क्रिकेट इज द हॉबी, क्रिकेट इज अ हॉबी। तब से साहब, तब से सचिन तेंदुलकर सर इज अ एक्टर एंड नॉट अ क्रिकेटर अंडर इनकम टैक्स। तो हमारा एक डिसीजन, एक एडवाइस किसी का करोड़ों का टैक्स बचा सकता है, किसी का करोड़ों का टैक्स बचा सकता है। एंड देयर आर न्यूमरस एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल आपकी आम जिंदगी से लेता हूं, एक एग्जांपल आपकी आम जिंदगी से लेता हूं, बहुत आम जिंदगी से लेता हूं। रोज सुबह उठ के नहा के हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? बालों में तेल लगाना, नारियल का तेल। नारियल का तेल मतलब हमारे यहां ब्लू कलर की बोतल, ब्लू कलर की बोतल मतलब हमारे यहां पैराशूट। अगर मैं आपसे कहूं कि पैराशूट हेयर ऑयल नहीं है तो? जी हां, पैराशूट को हेयर ऑयल के नाम से नहीं, कुकिंग ऑयल के नाम से बेचा जाता है। एडिबल ऑयल लिखा होता है उसके ऊपर। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? एडिबल ऑयल। एक डिसीजन इधर से उधर, एक डिसीजन इधर से उधर। यानी जाहिर सी बात है बिजनेस का डिसीजंस लेना और बिजनेस में सही डिसीजन सही टाइम पे देना, आपको नहीं लगता ये बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है? एंड दैट इज हाउ आवर प्लेस इज देयर। वहां हमारी प्लेस होती है। एंड दैट इज वाई दिस कोर्स इज। आप जो पैसे कमाएंगे ये पैसे इस बात के लिए नहीं है कि आपके पास डिग्री है, ये पैसे इस बात के लिए है मालिक कि कंपनी का आपने फायदा करा के दिया एंड कंपनी शेयरिंग द प्रॉफिट विथ यू, कंपनी शेयरिंग द प्रॉफिट विथ यू। सो ये सारी चीज आपको सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये सारी चीज आपको सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। मैं पहले आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्लास के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। क्लास आपका जो अपने को टाइम मिला है इस टाइम के अंदर होगा ही होगा। क्लास के अंदर में मैं आपको 3 बुक्स दूंगा। कितनी बुक्स मिलने वाली बच्चे? 3।
ठीक है, पहला आपका रहेगा बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बुक रहेगा। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी मल्टी कलर बुक है। मल्टी कलर बुक होने का फायदा सिंपल से ये है, जो नॉर्मल प्रोविजंस हमें याद नहीं रखने हैं उसको बाजू कर दो ब्लैक से, लेकिन जो चीजें काम की है उसे रेड या डिफरेंट कलर ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। और ये कंप्लीटली पिक्टोरियल नोट्स बनाए गए हैं, साथ साथ में आपके लिखने के लिए भी क्या छोड़ी गई है, जगह छोड़ी गई है। तो नोट्स उस तरीके से क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। तो एक नोट्स हो गया आपका इकोनॉमिक्स का, जहां पे आपके सारी डिटेल्स कवर की गई है। दूसरी नोट्स हो गई आपकी बीसीके की, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अगेन बीसी के लिए भी सिमिलर टाइप की बुक्स है पूरी की पूरी, अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशन एंड स्पेस फॉर योर नोट्स राइटिंग। और तीसरा बुक है इन दोनों का एमसीक्यू बुक। इन दोनों का क्या बेटा, एमसीक्यू बुक। यानी इस सब्जेक्ट के लिए आपको कितनी बुक मिलने वाली मालिक, 3, एक इको, एक बीसीके और एमसीक्यू। जो एमसीक्यू बुक बनाई गई है इसमें सारी चीजें कवर की गई है। मॉड्यूल आपका कवर किया गया है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर किए गए हैं, कई रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठा करके लेके आए हैं, वो भी कवर किया गया है। चलिए ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से पेपर राइटिंग वाले हैं और कौन से पेपर एमसीक्यू है। मुझे भी प्लीज बताओगे, जल्दी से बताओ कौन से पेपर, कितने पेपर है बेटा आपको, 4, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला है आपका अकाउंट्स, कितना मार्क्स है बेटा, 100, राइटिंग या एमसीक्यू, पक्की बात। दूसरा है बेटा आपका लॉ, बोलो जल्दी, 100, इज इट अगेन राइटिंग। तीसरा है आपका, भाई साहब एक्स तुम्हारी यहां पे भी पीछा नहीं छोड़ रही ना, 100 एमसीक्यू। चौथा है बेटा तुम्हारा इको एंड बीसीके, ये अगेन 100 मार्क्स का है और ये भी क्या है बेटा, एमसीक्यू। तो हमने हमारी शुरुआत करी ये समझते हुए कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही प्यारा है, और प्यारा होने के साथ साथ इसमें आपको क्या दिया गया बेटा, एमसीक्यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, यह एमसीक्यू केबीसी समझ करके कुछ भी सिलेक्ट करके मत आ जाना, क्योंकि यहां पे एक और चीज आती है, बोलो बेटा क्या, निगेटिव मार्किंग। कितने मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है, एनीबॉडी? निगेटिव मार्किंग इज 1/4। सो 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है, जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। यानी ये इतना सिंपल भी काम नहीं रहेगा कि आओ 4 बिंदी में से एक जगह बिंदी लगाओ और काम खत्म, इतना सिंपल नहीं रहेगा। सो आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर। आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर द प्रीफिक्स इज नियर। व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर योर सीए प्रीफिक्स इज नियर। तो ये याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो एक बात याद रखना, यहां पे केबीसी नहीं है पर बीसीके जरूर है। यहां पे केबीसी नहीं है पर बीसीके जरूर है। तो एग्जैक्टली केबीसी जैसा भी नहीं है। केबीसी के लिए आपके पास बाकी चीजों का नॉलेज होना, यहां पे आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, कोई मुझे बता सकता है कुछ भी, अगर बेसिक आइडिया भी हो, कितने मार्क्स का डिवीजन है? सर 60 मार्क्स का मालिक आपका इकोनॉमिक्स है, वेराज 40 मार्क्स का आपका क्या है बेटा, बीसीके। यानी ये 60-40 में प्रॉपरली डिवाइडेड है, ये 60 ये 40। चलिए कुछ और बातें करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है और बीसीके क्या है समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, बीसीके क्या है। आपको पता है जब आप इंटर में आओगे आपको एक टॉपिक मिलेगा ग्रुप 2 के अंदर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या मिलेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वो आपका 11th एंड 12th में था ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक उसी तरीके का एडवांस वर्जन है आपका क्या बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो बेस है वो है बीसीके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो बेस है ये क्या है बेटा, बीसीके। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, यहां आपको बिजनेस के नॉलेज दिए जाएंगे। भैया बिजनेस जब आप चालू करते हो तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेट्स से प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, तो कंपनी में कितने प्रकार, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें आपको क्या करी जाती है, बीसीके में डाली जाती है। फिर बिजनेस के कुछ कॉमन टर्म्स, आज जैसे अगर आप देखोगे नॉर्मल बिजनेस के अंदर में क्या यूज होता है, हम एटीएम वर्ड यूज करते हैं, एनईएफटी वर्ड यूज करते हैं, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई दैट इज गूगल पे। तो ये सारों के बेसिक जनरल नॉलेज आपको दिए जाते हैं कि भैया बिजनेस का आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। और दूसरा है इकोनॉमिक्स। चलिए मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या हमें यहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ना है या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है? यस यस माय फ्रेंड, यहां पे हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है बॉस, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है।
तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं दिया गया है। सर क्या फर्क है सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में? इतना इतना फर्क है दोनों के बीच में। इकोनॉमिक्स इज समथिंग जिसमें माइक्रो मैक्रो डिवीजन होता था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट है तो 11th में आपने मैक्रो पढ़ा है, 12th के अंदर में आपने माइक्रो पढ़ा है, अगर आप सीबीएसई वाले हैं। और अगर आप सीबीएसई वाले नहीं हैं, आप मेरे जैसे बच्चे हैं, तो अपने को जो मिला अपन ने पढ़ लिया। तेल लगाने का माइक्रो का जो मिला वो अपन ने पढ़ लिया। अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, इतना है और इतना लिख के आने का, खत्म। यस, तो याद रखिए आपको जो कवर्ड है बेटा, क्या है बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। डेली जो हम लेक्चर लेंगे, डेली जब हम लेक्चर लेंगे, आपके पास 3 चीजें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पहला, आपका एक रजिस्टर, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो अगर देखा जाए मेरे हिसाब से 200 पेज का एक रजिस्टर बहुत होगा, ये आप याद रखिएगा। 200 पेज का एक रजिस्टर बहुत होगा, जिसमें हम बीच में वो ऐसा पेज टेढ़ा करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, इकोनॉमिक्स और बीसी के। 200 पेज बहुत हो गया। मल्टी कलर पेन होने चाहिए। मल्टी कलर क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एट द एंड ऑफ द टाइम आपको ये इतना बड़ा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। हम अपने पर्सनल नोट्स भी साथ साथ में बनाएंगे। थियरी है और वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, तो हम अपने पर्सनल नोट्स साथ साथ में बनाएंगे ताकि वो चीज लिख सके। एंड तीसरा, एक लिपस्टिक, सॉरी हाइलाइटर। हमारे जिंदगी में बचता ही क्या यार लिपस्टिक के नाम पे? अब वो तो रहा नहीं कि लिपस्टिक लगाई जाए, तो बस एक हाइलाइटर कोई लिपस्टिक मान करके उसको ही लेकर के चल लेना, ये चीज लगाई जाएगी। सो 3 चीजें की रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा जी, अब कुछ और बातें। सर मेरे को एक बात बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, इस सब्जेक्ट के अंदर में हमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये मैक्रो है या माइक्रो है? आपको ये भी सवाल होगा, पर आपको तो मालूम है, आप तो बहुत बेसिक बच्चे हो, आपको तो अभी बहुत एवरेज बच्चे हो। पहले तो ये समझना है माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। बट फिर भी मोटे मोटे तौर पे मैं ये बता दूं कि मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो कवर है आपको। कुछ पार्ट मैक्रो से आते हैं, हालांकि मैक्सिमम पार्ट जो आपको कवर्ड है वो माइक्रो कवर्ड है। तो रादर खुश हो जाओ, आपको माइक्रो है, मैक्रो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर आप ये भी समझ लो तो भी परफेक्ट है। सर ये तो आपने बता दिया, ये भी बता दो आखिर ये 100 मार्क के लिए कितने चैप्टर पढ़ना है? वो क्या है, मेरे पापा कहते हैं जाना है उससे पहले ये तो देख लो डिस्टेंस कितना है, जाना है इससे पहले ये तो देख लो जीवन में डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले रजिस्टर को ओपन कीजिए, मस्त वहां पे ऐसा श्री लिखने का, आई बापाचा आशीर्वाद, आई तुझा आशीर्वाद, लिख दिया बच्चा। लिखने के बाद सबसे पहले वहां पे हेडिंग लिखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिल्कुल टॉप पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड business economics and business and commercial knowledge, business economics and business and commercial knowledge। अब हम इसको सीधा सीधा इको कहेंगे, 60 मार्क्स 40 मार्क्स। ये मालिक आपका सीधा सीधा डिवीजन हुआ। पैटर्न क्या रहने वाला है मालिक? एमसीक्यू। पैटर्न क्या रहने वाला है मालिक? एमसीक्यू। सर ये भी तो देख ले, नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने रहने वाले हैं? सर इको के अंदर में यू हैव 5 टॉपिक्स, मतलब 60 मार्क्स के लिए आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5। आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5। सर मोस्ट प्रोबेबली
ये जो 5 टॉपिक है इसके अंदर में डिवीजन किस तरीके से है। सबसे पहले तो आपको पहला चैप्टर जो रहेगा वो ये बता रहा है कि भैया बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। वही चीज बहुत सिंपल तरीके से फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या है इकोनॉमिक्स में, हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में फर्क क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स में बताई जाएगी। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दिस शुड बी योर लास्ट चैप्टर। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं सो दिस शुड बी योर 5th चैप्टर। हम आज ही क्या कर रहे हैं आपको पता है, हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं और उसमें इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है। तो दिस शुड बी द लास्ट टॉपिक जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। डन मालिक। दूसरा आपको पूछा जाएगा डिमांड एंड सप्लाई। इनफैक्ट यू माइट हैव डन दिस इन 11th एंड 12th एज वेल। इसका बस एडवांस वर्जन यहां पे पढ़ रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई, यहां ये आपका फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए जब आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो या एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए। 3rd टॉपिक है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये आपका 3rd टॉपिक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। दिस शुड बी योर 3rd टॉपिक। 4th टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट एंड टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट एंड टाइप ऑफ मार्केट। दिस शुड बी योर 2nd टॉपिक एज पर मी। एंड लास्ट बिजनेस साइकिल, दिस शुड बी योर 4th टॉपिक जब आप सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे। पढ़ते टाइम हम सीक्वेंस से ही जाएंगे मालिक, पढ़ते टाइम हम सीक्वेंस से ही जाएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप इस सीक्वेंस में प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। देख भाई, इतना तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, मार्क्स तो ना तेरे को इन्हीं सब्जेक्ट से निकालने पड़ेंगे। मैथ्स में तो एक्स वाला इश्यू है, और जहां एक्स आती है तुमको तो पता ही है। यस, नो डाउट मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बट अपने को मालूम है ना अपना विषय किधर है। मैथ्स इतना प्यारा होता तो हम साइंस में नहीं होते। सो इको, अगर मैं बीसीके की बात करूं प्रभु, सो मोटे मोटे तौर पे देयर आर 6 टॉपिक्स। 40 मार्क के लिए 6 टॉपिक है, लेकिन ईमानदारी से अगर इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है ना, तुम्हारा बीसीके ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना। देख एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। बीसीके अगर तेरा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तेरे 40 मार्क तो सिर्फ बीसीके निकाल देगा। इकोनॉमिक्स में भी तो तेरे को लॉ है, यू नो, तेरे को डिफरेंट तरीके के डिमांड के जो लॉ है वो समझने है, सप्लाई के जो लॉ है वो समझने हैं, यानी ये इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं लिटिल टेक्निकल चल जाता है। बीसीके तो भाई दुनिया का सबसे मक्खन चीज है, ऐसी चीज जो तूने ऑलमोस्ट देखी है। फर्म क्या होता है, एलएलपी क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ऐसी चीज जो तू बिल्कुल आंखों से देखता है, सारी चीजें वो सब है बीसीके में। तो अगर इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स परफॉर्म करने हैं, यू ऑलवेज फर्स्ट फोकस ऑन बीसीके। इसमें से जितने खींचते हैं वो निकाल, बचे हुए इकोनॉमिक्स से निकाल। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। यस, अच्छा जी, 6 टॉपिक के अंदर में कौन कौन से टॉपिक है सर? सबसे पहले तो आपको बेसिक्स ही है कि भैया बीसीके क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्या होता है। दूसरा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट्स में क्या क्या होता है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बताया हुआ है। मैं सिर्फ आपको सिलेबस से रूबरू करा रहा हूं मालिक, और कुछ नहीं। मैंने टॉपिक पढ़ाना ही शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ आपको आपका सिलेबस समझा रहा हूं। चौथा गवर्नमेंट पॉलिसीज, फैसिलिटेटिंग एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, कॉमनली बिजनेस में यूज होने वाले शब्द, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। सो अब तक हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, मार्क्स कितने हैं, पैटर्न्स कितने हैं। एवरीबॉडी
कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के लिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 11। सर ये भी तो पूछो एग्जाम में किस पैटर्न में पढ़ना है, पूछो ना, पूछो सर बताओ। हाँ, अगर आप देखो आपको 6 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है, दिस शुड बी फर्स्ट, दिस शुड बी सेकेंड, दिस शुड बी थर्ड, दिस शुड बी फोर्थ, दिस शुड बी फिफ्थ एंड दिस शुड बी सिक्स्थ। आपका पैटर्न ये होना चाहिए जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेरे भाई जब तू एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता रहेगा, इस सीक्वेंस में तेरे को पढ़ना है। मैं पहले ही दिन आकर के सब्जेक्ट से पहले यह समझा रहा हूं कि एंड का प्रिपरेशन आज कैसे होगा। ये इसलिए जरूरी है मेरे भाई, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम बहुत ईमानदारी से कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट को तो हम बहुत मजे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को मार्क्स कहां से खींच के बाहर निकालने हैं। एंड दिस इज आवर प्राइम मोटो। यस, चलिए अब मैं आपसे बड़े सिंपल सा सवाल पूछता हूं। कैन यू प्लीज टेल मी, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे और कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? अच्छा ये बाकी सब छोड़ो, तुम मेरे को सिर्फ ये बताओ इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये इकोनॉमिक्स है, तो जीवन में इकोनॉमिक्स क्या है? जीवन में इकोनॉमिक्स क्या है? कोई भी रफ आइडिया बिल्कुल चलेगा। इस क्लास में चुप रहने के अलावा सब कुछ कर लेना। मेरी बात समझ में आई? चुप रहने के अलावा तुम सब कर सकते हो इस क्लास में, बाकी पता नहीं। बाकी मेरे बारे में तो किसी से भी पूछ लेना, फाइनल तक के सीनियर से पूछ लेना, वो आपको गलत ही रिपोर्ट देगा, मैं बता दे रहा हूं। क्या लगता है इकोनॉमिक्स क्या है? एकदम रफ आइडिया चाहिए मेरे को, ठीक है? कोई टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं चाहिए। हाँ जी बच्चे, पैसा जनरेट कैसे होता है ये बताना इकोनॉमिक्स है, ठीक है? और कोई कि हम ये इकोनॉमिक्स है। अच्छा 11th में पढ़ा है इकोनॉमिक्स? हाँ या हाँ? सॉरी, सॉल्व करके आयो, पढ़ा नहीं बोल सकते उसको। सॉल्व करके आयो इकोनॉमिक्स। कितने मिले थे इकोनॉमिक्स में? हाउ मेनी पीपल? 70 अबव? हाँ, रिजल्ट ही बाकी है अभी जीवन में। बहुत बढ़िया, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। हाँ, तो यहां पे वेदांत जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है वो कहता है सर स्टडी ऑफ एक्सचेंज इज इकोनॉमिक्स। बिग बॉस शॉर्ट्स कहते हैं, बिग बॉस हमारे लेक्चर देख रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है? सपोज कर लो ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? ऋतुजा। तो बात उन दिनों की है जब ऋतुजा एक दिन मस्त तैयार हुई। अच्छा एक बात समझना, ठीक है? पढ़ाते वक्त मैं थोड़ा पागल इंसान हूं, तो यहां पे ना कुछ भी हो सकता है, तो किसी ने डरना मत, सर के आंग में भूत आया क्या, ठीक है? ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो एक दिन बात उन दिनों की है जब ऋतुजा मस्त सुबह उठी, तैयार हुई। ऋतुजा बोली आज तो बस 5-6 लोगों को तो गिराना ही है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो ऋतुजा ने अपना बैग उठाया, कुछ इस तरीके से ऋतुजा ने अपना बैग उठाया और ऋतुजा मैडम निकल गई। गाड़ी पे बैठी, बराबर है, राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ी। अरे मतलब उतना तो बनता है ना। ऋतुजा मैडम गई, पैवेलियन मॉल था, पैवेलियन मॉल के बाहर खड़ी हुई। बाहर मस्त एप्पल का शोरूम दिख रहा था। एप्पल का शोरूम के अंदर है, एप्पल में गई, भैया एक काम करना, भैया एक आईपैड देना, एक आईपैड प्रो देना, 2-3 प्रो मैक्स डन कर दो। ईयरबड, हाँ 2-3 ईयरबड भी दे दो। और क्या देते हो भैया? आप बताइए आपको क्या चाहिए। और तो एक काम कीजिए भैया, और 2-3 माउस एंड ऑल कुछ होगा तो वो भी सब पैक कर दीजिए। आपके पास जितना जो कुछ है सब एक एक पैक कर दीजिए। बाजू ही दुकान था। ऋतुजा का आप ये सब पैक करके रखिए, मैं वहां से आती हूं। ऋतुजा वहां गई। वो क्या था आपको पता है? दूसरा शॉप था, मस्त लेडीज का प्रॉपर मेकअप वाला शॉप। वहां पे गई, ये नेल पेंट काफी अच्छा दिख रहा है, काम करो 8-10 देना मुझे।
सब कलर का एक निकाल देना, कुछ ड्रेस निकाल देना, और ऐसे 25-30 आइटम ले लिए। परफ्यूम में 20-30 आइटम ले लिए। इसके आगे गई, कार का शोरूम आया। किसका शोरूम आया? कार। BMW वाज द कार। भैया एक काम करना, X1 से X7 है ना, सब एक एक पैक कर दो, सब एक एक पैक कर दो, ठीक है? और मुझे पिंक कलर ही चाहिए, ठीक है? उसके आगे के शोरूम में गई। उसके आगे के शोरूम में थे कपड़े। भैया एक काम करो, यहां से यहां तक के जितने ड्रेसेस सब पैक कर दो, उसमें भी मेरे को यही कलर चाहिए। ऐसी 8-10 दुकानें, मॉल के हर एक दुकान में ऋतुजा गई और हर एक शॉपिंग करी, हर एक दुकान से हर एक प्रोडक्ट खरीदा। बताइए रियलिस्टिकली कितना पॉसिबल लग रहा है ये सब? कितना पॉसिबल लग रहा है? सर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बोलने को, सुनने को, दिखने को बहुत अच्छा है, लेकिन ये रियल नहीं लग रहा मेरे को। क्यों रियल नहीं लग रहा? आपको क्या लगता है ऋतुजा खरीद नहीं सकती? आपको पता है एक ही प्रॉब्लम है, ये सब खरीदने के लिए क्या लगने वाला है? पैसा। और इतना पैसा अवेलेबल होना चाहिए। यानी पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पे दो चीज का है। पॉइंट एक, डिमांड, मेरी इच्छाएं क्या है, मुझे क्या लेना है, एज अगेंस्ट सप्लाई, मेरे पास पैसा कितना है, एंड यूजिंग दैट रिसोर्सेस। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, रिसोर्सेस अबंडेंस में अवेलेबल है या लिमिटेड है? लिमिटेड। आज ऋतुजा का जब ये सपना खुला, अचानक से उसने देखा, अच्छा ये तो सपना था। आज जब ऋतुजा का ये सपना खुलेगा तो सबसे पहली चीज जो ऋतुजा को ध्यान में आएगी वो ये होगी कि भैया सपने और ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है, सपने और ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए बेटा? जो रिसोर्सेस चाहिए। ये रिसोर्सेस कैसे बेटा? लिमिटेड। ये रिसोर्सेस कैसे बेटा? लिमिटेड। ये रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है कि किसी के पास कितना भी अवेलेबल हो, कितना भी उड़ाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैसा कितना भी हो, क्या तो भी आदमी अनलिमिटेड उड़ाता है? नहीं, वो प्लान करता है। वो क्या करता है मालिक? प्लान करता है कि मैं किस रिक्वायरमेंट को कितना पैसा दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 1 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिसाइड करूंगा कि बॉस मेरे इलेक्ट्रिसिटी में कितना जाना चाहिए, मेरे लेजर में कितना जाना चाहिए, मेरे घर खर्चों में कितना जाना चाहिए, ताकि मेरे पास कुछ सेविंग्स भी बच जाए। ये जो आप कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सिंपल सा गेम है जहां पे आपकी नीड और आपके रिसोर्सेस को बैलेंस किया जाता है। आपकी नीड, इसके पास बहुत नीड है। ऋतुजा बोलती है भाई मैं कार भी खरीदूंगी, लैपटॉप भी खरीदूंगी, मोबाइल भी खरीदूंगी, मैं सब खरीद डालूंगी। रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी है, इच्छाएं तो बहुत सारी है, यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। इसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, एंड दैट रिसोर्स इज मनी। दैट रिसोर्स इज मनी। चलिए रिसोर्स की बात निकली तो और डीप में जाते हैं। आपको पता है, आप बचपन में जो आपका 11-12 था, बचपन में आपने पढ़ा था रिसोर्सेस। कैन यू प्लीज टेल मी कितने रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास? अगर आपको याद दिलाऊं छोटा बहुत, दीज आर 5M। व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 5M। men, money, machine, material, methods। हमारे पास ना बेटा 5 रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास कितने रिसोर्सेज होते हैं? 5। दीज आर द 5 रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल नहीं है हमारे पास। क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल है? नहीं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज जो है ये कैसे बेटा? लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इस लिमिटेड रिसोर्स को हमें पूरा का पूरा यूज करना है। दैट इज सिंपली इकोनॉमिक्स। हम लोग कई बार कोई शॉप के ऊपर जाते हैं, शॉप के ऊपर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, पसंद बहुत आता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल नहीं है यार। हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल नहीं है। दिखने को बहुत अच्छा है, सुंदर है, पसंद भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, बजट के बाहर है। व्हेन यू यूज दिस वर्ड नो, बजट के बाहर है, मतलब ये आपकी इकोनॉमिक पोजीशन के बाहर है।
आई यू गेटिंग माय पॉइंट? अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ रहेगा, ये आपके बजट के बाहर है। तो बॉस इकोनॉमिक इज सिंपली देयर इज डिमांड इज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड, रिसोर्सेज कम है और डिमांड अनलिमिटेड है। बस इसी के बैलेंस को करना हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। सो डिमांड आर अनलिमिटेड, डिमांड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड, और यही चीज को बैलेंस करने को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ईमानदारी से हाथ उठा के बताना किसको पहली बार समझा कि ये होता है। सिंपल सी बात है। यानी इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया मेरे पास लिमिटेड, ठीक है, इसे शायरी से कहना चाहूंगा। देखना भाई, मेरे को लेक्चर में शायरी वायरी पसंद आती है तो मैं बोल देता हूं बीच में, और तुम तक पहुंचे, तुमको भी पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचा देना, राइट? कि हर ख्वाहिश भी पूरी हो जाए ये जरूरी तो नहीं। अबे वाह वाह करते हैं जीवन में, ऐसे लोगों के साथ बैठा हूं मैं, मजाक नहीं जीवन में। कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये जरूरी तो नहीं, कि हर मंजिल में मिल जाए ये जरूरी तो नहीं। कुछ सपने अधूरे ही अच्छे हैं, कुछ सपने अधूरे ही अच्छे हैं। यस, ये मेरे नालायक बच्चे हैं। और करो गेट बंद करो। सो जाहिर सी बात है, हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि नहीं? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी के साथ पार्टी करूं। इच्छा है ना भाई, बट रिसोर्स लिमिटेड है ना, मिलती नहीं। चलो मिल गई तो उसको जहां पार्टी करना उसके मेरे पास पैसे ही नहीं। वो हो गया तो जाने के लिए गाड़ी ही नहीं। गाड़ी है तो पीने की कैपेसिटी नहीं, पानी पीने की कैपेसिटी नहीं। हो गया तो उसके आगे क्या मेथड अपनाऊं ये पता ही नहीं। सो बॉस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक बात याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और यही रिसोर्सेज को मैनेज करना ही दुनिया का सबसे बड़ा गेम है। इन रिसोर्सेज को ही मैनेज करना दुनिया का सबसे बड़ा गेम है। सबसे पहले मेन। आप एक बात देखिए, कोई भी बिजनेस जब चालू होता है, हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो हम अभी इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, पॉइंट याद रखिएगा, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हर बिजनेस कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका कोई पैरामीटर है क्या? नहीं। कैन यू टेल मी, रिलायंस के अंदर में मिनिमम 5,000 लोग होंगे, मिनिमम से मिनिमम मालिक, हां या हां? मिनिमम 5,000 लोग होंगे। जिस हिसाब से रिलायंस आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या और भी लोग लग सकते हैं क्या? पर उसके पास उस क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी, उस क्वालिफिकेशन के लोग होंगे या नहीं होंगे? जरूरी नहीं होंगे। रिसोर्सेज आर स्केर्ड, पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। दूसरा, मनी इज द स्केर्ड रिसोर्स। समझ लीजिए, आपके पास, आपको अगर जूते लेने जाना है, एक जूता बेहद पसंद आया, नाइकी का बेहद पसंद आया। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, हम सबसे पहले जब शॉपिंग करने जाते हैं, चीज पसंद आने के बाद सबसे पहले जो पलट के देखते हो, क्या देखते हो बेटा? क्यों देखा? अबे इकोनॉमिक्स बचपन से समझता है हमें, बस डेफिनेशन में पढ़ने वाली बात थी। इकोनॉमिक्स हमें बचपन से समझता है, हमने सबसे पहले प्राइस देखा। कपड़े देखते ना हम, तो सबसे पहले ऐसा पलट के देखते, और अगर वो अपने प्राइस में है उठाओ, और अगर अपने बजट में नहीं है, इतना भी खास नहीं लग रहा है यार, इतना भी खास नहीं लग रहा है यार, मतलब दूसरा उसमें क्या है, दूसरा में क्या है, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। कम ऑन, किसी होटल में जाते हैं, आपको पता है, देख यार अपन एवरेज लोग हैं, कम ऑन अपन एवरेज लोग हैं, अपन जब भी किसी होटल के अंदर में जाते हैं, अपन लेफ्ट नहीं पहले राइट देखते हैं, प्राइस कि कितने का है। आपको पता है ये हो क्यों रहा है? बिकॉज वी ऑल नो मनी इज लिमिटेड। यानी हमारे जो रिसोर्सेस है, कभी मेन कम पड़ जाते हैं, कभी मनी कम पड़ जाता है, कभी मशीन का इशू आता है। मशीन मतलब क्या? आप ये सोच के देखिए सर, हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमें हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना हो, लेकिन उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो मशीन है, ये मशीन अवेलेबल है या नहीं है, उतनी अपग्रेडेड मशीन है या नहीं है, दिस इज ऑल्सो लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताइए, पैंडेमिक वाला सिचुएशन हुआ था, जाहिर सी बात है 130 करोड़ मिनिमम मास्क लगने वाले थे, लेकिन क्या हमारे पास उतनी मशीन्स अवेलेबल थी? यानी अगेन रिसोर्सेज आर स्केर्ड।
आप बात समझ रहे हो? सोचिए, हमारे पास हॉस्पिटल थे, हां, पेशेंट्स उससे ज्यादा थे, हॉस्पिटल थे मालिक, पेशेंट्स उससे ज्यादा थे, लेकिन उन पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास मशीन नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर वाज द इशू। मालिक याद करो, वो दिन गए नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाज द इशू। यानी पैसा था, जगह थी, डॉक्टर्स थे, पैसा था, लेकिन स्केयर क्या हो गया? मशीन। देख रहे हो? मतलब इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं, जनरल इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में कभी मेन इज द इशू। आज अगर हम बात करें, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, यूक्रेन के पास मेन इज द इशू, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा ट्रूफ नहीं है। मनी है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड्स भी है, मेन नहीं है। अगर आप देखो, मनी, अपने ही पड़ोसी है श्रीलंका। आइयो, अगर श्रीलंका के अंदर में मनी क्राइसिस चल रहा है भाई साहब, शक्कर 270 रुपए किलो, हाँ, शक्कर 270 रुपए किलो, प्याज 240 रुपए किलो। व्हाट इज द इशू? मनी। आप देखिए, इकोनॉमी की बात चल रही। तीसरा, मशीन। कोविड के टाइम पे, आज अगर मैं चाइना के अंदर में बात करूं, चाइना के अंदर में बात करूं, रिसेंटली आपको पता हो या नहीं पता हो, चाइना वापस क्लोज डाउन हुआ, चाइना वापस क्लोज डाउन हुआ। अब उनके पास लोग, ऑक्सीजन और बाकी चीजों की कमी आ रही है, मशीन। चौथा है मटेरियल। चौथा क्या है बेटा? मटेरियल। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो नींबू के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? रीजन ये है, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, यानी रिसोर्सेस फिर स्केयर हो गए। एक समय था, आपको पता है, वो जिससे हाथ साफ करते, वो सैनिटाइजर, मटेरियल ही नहीं था सैनिटाइजर के लिए। आप अगर देखो तो सैनिटाइजर पहले सिर्फ अमीर आदमी यूज करता था, अगर आपको याद हो तो, वो भी छोटे छोटे बोतल के अंदर में लेके आते थे। अगर आपको आपका स्कूल याद हो, कुछ ही बच्चे उस टाइम पे भी सैनिटाइजर लेके आते थे। अपने को तो कपड़े धोना मतलब हाथ पोछना मतलब हो गया हाथ पोछना, कुछ बच्चे लेके आते थे। जब सैनिटाइजर की कमी होने लग गई, आप देखो हर कलर का सैनिटाइजर आने लग गया, पिंक, ब्लू, येलो, कोई भी कलर का सैनिटाइजर आ रहा है। जबकि प्रैक्टिकली अगर आप देखो, सैनिटाइजर हमेशा से ट्रांसपेरेंट कलर में आता था, वाटर कलर के अंदर में। अब आपको दुनिया भर के कलर के सैनिटाइजर मिल जाएंगे। व्हाट वाज द इशू? मटेरियल। आज अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर रिसेंटली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता होगा, आपको पता है कार मैन्युफैक्चर एज ऑफ नाउ कम हो रही है। पूछिए क्यों? नो नो नो, नॉट पेट्रोल मालिक, चिप। जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, जो कार के अंदर में लगती है, सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है आज। मटेरियल। आज बताओ, टाटा कंपनी को अगर हम ऑब्जर्व करें, टाटा कंपनी के पास मेन है, मनी है, मशीन है, शॉर्टेज का है। अब सोचो, टाटा जैसी कंपनी को भी इकोनॉमिक इश्यू आ रहे हैं मालिक, टाटा जैसी कंपनी को भी इकोनॉमिक इश्यू आ रहे हैं। एंड लास्ट इज मेथड्स। मेथड्स इज हाउ टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइए, आपने मुकेश अंबानी साहब के भाई का नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है उनका? अनिल अंबानी साहब। अब आप मुझे बताइए, एज अ मानी ग्रुप, अगर आपको थोड़े दिनों बाद ही, जब अपन बीसीके पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा रिलायंस का सेपरेशन कैसे हुआ था, मुकेश जी के हाथ में क्या क्या गया था, अनिल जी के हाथ में क्या क्या गया था, बताऊंगा। ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है साहब। आता है मेथड्स। क्या आता है बेटा? मेथड्स। बंटवारे के हिसाब से अनिल अंबानी साहब को कितनी मिली थी? चार कंपनी मिली थी। रिलायंस पावर, रिलायंस एंटरटेनमेंट, याद है नहीं? कुछ पता है नहीं पता? बेसिक। अगर आपको देखो तो वन ऑफ द कंपनीज जो उनको मिली थी वो थी रिलायंस कम्युनिकेशन। जियो नहीं, जियो के पहले अनिल अंबानी ग्रुप की थी रिलायंस कम्युनिकेशन। मालिक, रिलायंस कम्युनिकेशन में देखोगे, पैसा था, मनी था, मशीन था, मटेरियल था, सब था, लेकिन मेथड सही नहीं थे बिजनेस करने के। क्या सही नहीं थे? मेथड्स नहीं थे बिजनेस सही करने के। दे वैनिश्ड आउट ऑफ बिजनेस। आप देखिए, कई ऐसी चीजें जो वैनिश हो गई, धीरे धीरे वैनिश हो गई। क्यों? मेथड्स के कारण, इनके मेथड्स के कारण। आपको पता है, जब माइट भी आप छोटे थे तो एक कंपनी चलती थी मोबाइल्स के अंदर में, नोकिया, भयानक चलने की, पता है आपको? मतलब हम सबके घर पे एटलीस्ट एक नोकिया फोन आज भी कबाड़ी में पड़ा ही होगा। यस, जिससे वो छोटे बच्चों को खेलने दे देते, ले तू खेलते रहे, बाहर बेचने जाएंगे, इसकी कुछ आएगी नहीं। अब नोकिया के साथ क्या गलत था? मेन की कमी थी? नहीं। मनी की कमी थी? नहीं। मशीन मटेरियल की भी कमी नहीं थी, मेथड्स। जब एंड्रॉइड आया था, चुपचाप अपग्रेड करना था, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, सैमसंग ने एंड्रॉइड को उठा लिया, सैमसंग ने एंड्रॉइड को उठा लिया, एंड सैमसंग बिकेम अ नेक्स्ट हिट।
आज अगर आप देखो, हम सभी के पास ऑलमोस्ट एक तो सैमसंग का फोन मिलना ही मिलना है, राइट? क्यों? क्या गलत था नोकिया के साथ? नोकिया के साथ गलत यह था, हमेशा सिर्फ हार्डवेयर पे वर्क किया, सॉफ्टवेयर पे कभी वर्क ही नहीं किया। हार्डवेयर पे वर्क किया, सॉफ्टवेयर पे कभी वर्क ही नहीं किया। आप नोकिया का फोन ऊपर से नीचे फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला उस फोन को। पानी में गिरा हुआ है, निकालो सुखाओ, कुछ नहीं होने वाला उसको। लेकिन प्रॉब्लम यह था मेथड्स, हाउ दे डील विद देयर प्रोडक्ट वाज द इशू। सो व्हाट आर रिसोर्सेस एंड व्हाट रिसोर्सेस हैज एन इंपैक्ट। रिसोर्सेस का इंपैक्ट क्या होता है? अगर आप देखो, रिसोर्सेस का इंपैक्ट ये है प्रभु, रिसोर्सेस का आया क्या? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रिसोर्सेस का इंपैक्ट ये है प्रभु आपके ऊपर कि आप, रिसोर्सेस का इंपैक्ट ये है प्रभु आपके ऊपर कि आप, रिसोर्सेस का अनलिमिटेड है आपके पास मालिक? नहीं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सो व्हाट आर द मेन 5 रिसोर्सेस? 5M। कैसे याद रखोगे? एवरीबॉडी। कितने रिसोर्सेस है? 5। हमने इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स चालू किया, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हम कहां लेके आ गए? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का एक एक वर्ड पढ़ना चालू किया। रिसोर्सेस 5 तरीके के हैं। 5M कैसे याद रखोगे मालिक? 5M, मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। और क्या ये अबंडेंस में अवेलेबल है? नहीं, ये सब कैसे बेटा? लिमिटेड। ऋतुजा की कितनी भी इच्छा हुई, भैया 5 आईपैड पैक कर दो, 1 to 7 सीरीज बुक कर दो, ये सब सुनने देखने समझने में अच्छा है, प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। अगर ऋतुजा को गाड़ी भी लेनी है, मे भी BMW की टॉप की एक गाड़ी ले लेगी, पर वो 1 से 7 लेते बैठेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसको अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है? एफिशिएंटली। कैसे यूज करना वाले? एफिशिएंटली यूज करना है। एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। तो आप सिर्फ इतना लिख के रखिए, रिसोर्सेज में 5 रिसोर्स, इसका डिटेलिंग हम कल लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन रिसोर्सेज इन बिजनेस। प्लीज राइट डाउन रिसोर्सेज इन बिजनेस। पॉइंट नंबर वन, मेन। बराबर है? जिस लाइन में आपने मेन लिखा है वो, और नीचे की 2 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट 2 लाइन छोड़ देना। मेन के बाद मनी, फिर 2 लाइन छोड़ दो, मशीन, फिर 2 लाइन छोड़ दो, मटेरियल, एंड द लास्ट वन प्रभु मैं नहीं बता रहा, मेथड्स। इसका डिटेलिंग हम कल करेंगे, ठीक है? रिसोर्सेस, क्या बोला बेटा बेटा? रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेस इज द मेन की, ठीक है? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स ब्रांच है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या प्रोड्यूस करना, कितना प्रोड्यूस करना, कैसे प्रोड्यूस करना। लेकिन हां, हमारे को क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज आर स्केर्ड। रिसोर्सेज कैसे बेटा? स्केर्ड है। और स्केर्ड रिसोर्सेज के लिए जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं आर द की फैक्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो एक और पॉइंट लिखिए, वी नीड इकोनॉमिक्स। इसी के नीचे लिखिएगा, वी नीड इकोनॉमिक्स बिकॉज resources are scared. Resources are scared and we need to allocate our resources, and we need to allocate our resources. शायद यहां पे कुछ हल है।
आवाज, हाँ जी, आ गया आ गया आ गया आ गया, वापस आ गया। कोई नहीं बच्चे, बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी आवाजें जाती रहती है। सो वी नीड इकोनॉमिक्स बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड एंड वी नीड टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज। यस, चलिए तो लेक्चर के एंड करूंगा बिकॉज हमारे स्कोर, आप अगर देखो ह्यूमन नीड्स जो है ये लिमिटेड है या मालिक अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। जैसे ही साला कोई एक इच्छा पूरी करते हैं नई इच्छा डेवलप हो जाती है। बचपन से याद करो ना भाई, जीवन में कल ही क्या रहा है, राइट? बचपन से आप देखो कोई एक इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी नई खड़ी हो जाती है। यस, तो इसे शायरी में कहना चाहूंगा और आज का लेक्चर एंड करना चाहूंगा। बड़े गौर से आदाब करिएगा कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा। हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। आप देखो बचपन से हमारे जो इच्छाएं हैं ये हमेशा अनलिमिटेड रही है। साला जब बचपन में थे तो खिलौने के लिए लड़ते थे, जब बचपन में थे तो खिलौने के लिए लड़ते थे, ये खिलौना चाहिए, वो चाहिए, बारबी डॉल चाहिए। यस, जब बड़े हुए तो अब तुम्हारा जो स्टेज है वो कौन सा वाला है? माशूका। हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा। अभी जो हमारा इशू है रुतबा चाहिए, अब हो गया, जो अचीव करना था लाइफ में कर लिया, अब चाहिए इज्जत। और एक समय आएगा जो अपने दादाजी वाला टाइम होता है, खुदा खुदा। अब सिर्फ क्या चाहिए? खुदा खुदा। तो जाहिर सी बात है एट ऑल एज ऑफ लाइफ्स हमारी जो ह्यूमन नीड्स है ये कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। बट हमारे जो रिसोर्सेस है ये कैसे बेटा? स्केल्ड। यस, तो मालिक आज के लिए हम यही रुकेंगे। आपसे मिलूंगा कल इकोनॉमिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चों। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो प्लीज पूछें। बाकी हाँ, आप लोग के जो क्लासेस है उसके नोट्स ऑफिस के अंदर में मालिक कलेक्ट कर लें, ठीक है? और हाल फिलहाल में अपने को 5-6 दिन नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि हम सिर्फ बेसिक ही लेने वाले हैं। मैं बिल्कुल इस अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं कि आपने इसके पहले जीवन में इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा। मैं इसी अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं कि तुमने इकोनॉमिक्स जीवन में कभी नहीं पढ़ा, और तुम भी इसी अजम्पशन से पढ़ना कि तुमने कभी नहीं पढ़ा। मजा आया बेटा? चलो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। यस बच्चे, ठीक है, सो यू कैन गो। मैं इधर ही हूं, कोई तकलीफ नहीं है। सभी जितने बच्चे ऑनलाइन है सभी को मजा आया नहीं आया?